तो धराली का सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है? सवाल जितना जरूरी है उतना ही गंभीर जवाब है। धराली का ये गुनाहगार उसी मुखपा गांव से धराली की तबाही देखता रहा और हंसता रहा, जिस मुखपा गांव से लोगों ने अपने मोबाइल फोन में तबाही की तस्वीरों को कैद किया। धराली में देवदार को काटने के लिए सुबह से देर रात तक आरियां चलती रहीं और ये गुनाहगार अपने बंगले के आगे बैठकर अमीर बनने के सपने देखता रहा। धराली को उसके मौजूदा हाल तक पहुंचाने वाले इस सबसे बड़े दोषी की कहानी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हम आपको आज की वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जो धराली का दर्द और धराली के प्रति संवेदना की कहानी कहती हैं। लेकिन पहले देखिए कि कौन है वो धराली का सबसे बड़ा गुनाहगार और आखिर कहां है। जिस धराली की तबाही की तस्वीर इतनी भयानक है, उसका कोई तो गुनाहगार होगा, उसका कोई तो चेहरा होगा, उसका कोई तो नाम होगा। ये भयानक आवाज सुन रहे हैं आप? आरियां चल रही हैं। आरियां कौन चला रहा है, किस पर चला रहा है, आज आपको सारा किस्सा सुनाएंगे। ये कहानी है फ्रेडरिक विल्सन की। आखिर हम विल्सन को धराली का सबसे बड़ा खलनायक क्यों कह रहे हैं? मैं इस वक्त हर्षिल के उस इलाके में मौजूद हूं जहां 200 साल पहले विल्सन की कहानियां गूंजती थी। उन कहानियों में लालच था, उन कहानियों में दौलत कमाने की भूख थी, कुल मिलाकर पहाड़ को खोखला बनाने की एक सोच थी। विल्सन को हर्षिल के राजा, पहाड़ी विल्सन या फिर शिकारी विल्सन के नाम से भी जाना जाता था। और तो और विल्सन ने अपने नाम का सिक्का भी चलवाया था। रुडयार्ड किपलिंग की कहानी द मैन हु वुड बी किंग उसी विल्सन की कहानी पर आधारित है। कब्रिस्तान में तब्दील हो चुके धराली के इसी इलाके में विल्सन आया था। तब यहां देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। विल्सन ब्रिटिश आर्मी का भगोड़ा था। उसे छुपने के लिए यह जगह सही लगी। लेकिन जो देवदार इस धरती के लिए वरदान थे, उन्हीं देवदार के पेड़ों पर विल्सन की लालची नजर पड़ गई। राजगोपाल सिंह वर्मा की किताब फिरंगी राजा में जिक्र है कि विल्सन मुखबा में अपने बंगले के आगे बैठकर धराली की बर्बादी करवाता था। किताब में लिखा है, विल्सन ने धराली के देवदार के वृक्षों पर अपनी निगाह जमाई। उत्तरकाशी के धरासू में तो पेड़ों का कटान चल ही रहा था। धराली में भी देवदार के पेड़ों की कटाई भोर सवेरे से शुरू थी। भराली में दिन छिपने तक पैनी आरियां चलने की आवाजें आती थी। ये आवाजें पर्वतों का सीना चीरकर लोगों के दिल दहलाती रहती थी। ये जगहें विल्सन के बंगले मुखबा से अधिक दूर नहीं थी। वो पहाड़ी पर स्थित अपने घर के बरामदे से बैठकर प्रसन्नता महसूस करता था। आपको याद होगा, धराली में आई प्रलय के बाद से ये कहा जा रहा है कि अगर वहां देवदार के पेड़ों की कटाई ना होती तो धराली को ये दिन ना देखने पड़ते। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर देवदार की कटाई क्यों धराली के विनाश का कारण बन गई। इतिहास में वर्णित है कि टिहरी के राजा से आदेश पा करके फ्रेडरिक विल्सन ने जो हर्षिल क्षेत्र के बड़े पैमाने पर देवदार का कटाव किया, वह देवदार का कटाव इतने प्रचुर मात्रा में फैला और उसकी लकड़ी की बेशकीमती कीमत का जो प्रभाव था, जो चर्चिल विल्सन को, फ्रेडरिक विल्सन को बड़े पैमाने पर अमीर बना दिया। ये परंपरा जो शुरू हुआ वो आज तक रुका नहीं और ये उत्तराखंड से होते होते बढ़ते बढ़ते आज ये हिमाचल प्रदेश के वनों में भी फैल चुका है। यही कारण है कि चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर देवदार के पेड़ काटे जा रहे हैं और जिसका परिणाम है
बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी अवनमन हो रहा है और जिसके कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन के साथ साथ बृहद संचलन और अनेक प्रकार के मास वेस्टिंग की प्रक्रियाएं हो रही हैं। फ्रेडरिक विल्सन ने धराली और आसपास के इलाकों में देवदार की कटाई का जो अभियान शुरू किया वो रुका नहीं। 18वीं सदी का तीसरे दशक का वो दौर था जब भारत में रेलवे की शुरुआत की तैयारियां चल रही थी। विल्सन ने रेलवे ट्रैक पर इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों की पटरियों में संभावनाएं देखी। उसने टिहरी के राजा सुदर्शन शाह से लकड़ी कटाई के अधिकार ले लिए। इसके बाद विल्सन रुका नहीं। उसने लकड़ी की मांग को पूरा करने के लिए देवदार के जंगल काट दिए। कहा जाता है कि विल्सन ने हर्षिल, धराली, मुकपा और गंगोत्री के इलाके में 600 एकड़ के एरिया में 2 लाख से ज्यादा देवदार के जंगल काट दिए। समय के साथ विल्सन का लालच तो बढ़ ही रहा था, लेकिन उसके लालच में धराली और आसपास के शानदार जंगल भी नष्ट होने लगे। कुदरती संतुलन तहस नहस हो गया। आज भी इलाके के लोग विल्सन को एक शापित इंसान के रूप में याद करते हैं। वो जिंदा तो है, लेकिन देवदार के हत्यारे के रूप में। जिस पहाड़ पर देवदार की पूजा एक देवता के रूप में होती है, वहां उसने देवदार का संहार किया। फिरंगी राजा किताब में इस बात का जिक्र है कि विल्सन ने किसी की बात नहीं मानी। धराली और मुखबा के इलाके में एक मंदिर के पंडित ने विल्सन को बहुत समझाया। पंडित ने कहा, आप देवदार मत काटिए, लेकिन विल्सन ने साफ कहा, मेरे पास तो लकड़ी की कटाई का ठेका है। विल्सन ने कहा, मैं पूरी तरह कानून सम्मत काम कर रहा हूं। उसने ये धौंस भी दिखाई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहा है और यह भी कहा कि सारा काम टिहरी के राजा की स्वीकृति से कर रहा है। विल्सन ने यह कहकर पंडित की बात को हवा में उड़ा दिया कि इसमें देवदार का प्रकोप कहां है। विल्सन ने 1857 में पेड़ों की कटाई कर अकूत संपत्ति कमाई। उसे फिरंगी राजा का तगमा भी मिल गया। टिहरी गढ़वाल, खासकर हर्षिल और उसके आसपास के इलाकों में उसके किस्से आम हो गए। उसने एक बुजुर्ग के घर शरण ली और उसकी बेटी से विवाह कर लिया। उसकी पत्नी के मृत्यु के बाद उसने उसी की रिश्तेदार गुलाबों से विवाह कर लिया। कहते हैं कि पहाड़ी रास्ते पर एक भी गलत कदम पड़ा नहीं कि आप खाई में गिर गए। फ्रेडरिक विल्सन के साथ भी वही हुआ। उसके चरित्र पर भी सवाल उठे। उसने वन्य जीवों के शिकार और व्यापार के गलत धंधे में भी हाथ डाल दिया और आखिर में जीवन की ढलान पर पहुंचकर धराली और हर्षिल को छोड़ मसूरी चला गया। विडंबना देखिए कि मसूरी में उसे एक देवदार के नीचे ही दफनाया भी गया। तो किसने ये हाल किया है धराली का, आपने देखा। अब आपको धराली आपदा के बारे में आज का अपडेट दे देते हैं। धराली समेत हर्षिल घाटी और गंगोत्री के दूसरे इलाकों में फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। रविवार को जो सबसे राहत वाली खबर आई वो थी कि पुल तैयार हो गया। गंगनानी से धराली को जोड़ने वाला लोहे का पुल तैयार हो गया है। हालांकि अभी सिर्फ पैदल आना जाना ही संभव हो पाएगा। ये रिपोर्ट देखते हैं। गंगनानी और धराली को जोड़ने वाला ये वो लोहे का पुल है जिसके टूटने से धराली पहुंचना मुश्किल हो गया था। 5 अगस्त को मची तबाही ने इस लोहे के पुल को भी बर्बाद कर दिया। लेकिन अब अच्छी खबर आई है। इस गंगनानी से धराली को जोड़ने वाले लोहे के पुल पर आ गए हैं और आप देख सकते हैं ये बना कैसे। आखिर जब 5 तारीख को त्रासदी आई तो उस समय इस लोहे के पुल को बनाने में 3-4 चुनौतियां थीं। वो चुनौती सबसे बड़ी ये थी कि भराड़ी में सबसे बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। उसके बाद दूसरी चुनौती ये थी कि मनारी के पास में एक 700 मीटर का लैंडस्लाइड हुआ था और तीसरी चुनौती ये थी कि पापड़गढ़ में जो है वो तकरीबन 500 से 600 मीटर की जो सड़क है वो बह गई थी। इसके वजह से जो भारी इस तरीके का जो बुलडोजर आप देख रहे हैं, इस तरीके
की जो मशीनरी आप देख रहे हैं वो नहीं आ सकती थी। तो इसके वजह से 7 तारीख को इनमें से 3 में से 2 अस्थायी सड़कों को बीआरओ ने ठीक कर दिया और इसके बाद में 8 तारीख की सुबह जो पापड़खेड़ा के पास में, पापड़गाड़ के पास में जो रोड बही थी उसको ठीक किया और उसके बाद में आप सोच सकते हैं कि 8 तारीख से ये सारे जो भारी वाहन हैं वो आने शुरू हुए और इसमें 2 ग्रुप काम कर रहा है। एक तो बीआरओ जिसका ये सारा सामान है और दूसरा आप देखिए कि बीईजी यानी बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप, उसके जो सेना के लोग हैं जो बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप हैं उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस पुल को बनाने में रही है। फिलहाल ये पैदल यात्रियों के लिए खोला जाएगा और ये पैदल यात्रियों के लिए क्यों बहुत अहम है ये लोहे का पुल, वो इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो अपनों को खोजते हुए यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन इस पुल को बनाने में आर्मी का जो ग्रुप है बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप, उसके जवानों ने रात दिन मेहनत की। बीआरओ के लोग हैं जिन्होंने रात दिन परिश्रम करके अस्थायी सड़कों को जोड़ा और इस तरीके के श्रमिक हैं जिन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा और बारिश नहीं देखी, अपनी मेहनत के बदौलत भारी भारी मशीनरियों को इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। तो सेना और बीआरओ की टीम ने दिन रात की मेहनत के बाद इसे तैयार कर लिया है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, कई मुश्किलें सामने थी। पहली चुनौती, मनियारी से 2 किलोमीटर दूर सड़क बह गई थी, करीब 400 मीटर सड़क बही थी। बीआरओ के मनियारी डिपो में सामान रखा था, सड़क टूटने से सामान लाने में दिक्कत हुई। दूसरी चुनौती, भराड़ी के पास भी सड़क बह गई थी, यहां भी करीब 400 मीटर का हिस्सा बहा, यहां अस्थायी सड़क बनाना जरूरी था। तीसरी चुनौती, पापड़गाड़ के पास भारी तबाही मची थी, करीब 700 मीटर का हिस्सा धंसा था, लगातार लैंडस्लाइड हो रहे थे। यानी पहले अस्थायी सड़क बनाना था, फिर उसके जरिए ब्रिज बनाने का सामान लाना, मशीनें पहुंचानी थी और यह भी ख्याल रखना था कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। बीआरओ ने 7 तारीख तक भराड़ी पर अस्थायी सड़क बना दी। मनियारी और पापड़गाड़ में 8 तारीख को अस्थायी सड़कें बनी। इसके बाद बेली ब्रिज बनाने का सामान भारी भरकम ट्रक और जेसीबी पहुंची। 8 तारीख की शाम को भारी बारिश में ट्रक फंस गए। 9 तारीख से सेना ने बेली ब्रिज बनाने की कमान अपने हाथ में ले ली, बड़ी मशीनें पहुंचाई गईं। 10 तारीख सुबह करीब 9 बजे पुल तैयार हुआ। हालांकि अभी ये अस्थायी पुल है, शुरुआत में सिर्फ पैदल यात्री ही जा सकेंगे, गाड़ियों के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। ये मजदूरों की मेहनत है जो ये पुल अब इस रूप में है। हमारे संवाददाता ने इन मजदूरों से बात की और जाना कि कैसे इन्होंने इस काम को अंजाम दिया। आए हैं काम करने के लिए? 3 दिन से यही है। नहीं, मतलब रात को 3 दिन से काम कब से कब तक? 6 बजे से या 8 बजे से आप लोग करते हैं? पूरी रात भर किया जी। पूरी रात भर काम किया। रात भर काम किया? पूरी रात भर। अब आपकी दूसरी शिफ्ट वाले लोग आएंगे। लग गया वो लोग। इस पुल के चालू होने से धराली और आसपास चल रहे राहत और बचाव कार्य में काफी तेजी आएगी। रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड के धराली में लापता लोगों की तलाश करने के लिए जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं। आर्मी के जवान खुदाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग लापता हैं उनको तलाश किया जा सके। किशोर रावत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। धराली गांव में अब जो मलबा है उसमें खुदाई शुरू हो गई है। यहाँ पर सेना के जवान खुदाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो लगातार खुदाई कर रहे हैं। अब ये देखेंगे कि किस तरीके से नीचे मलबा है और जो लोग मिसिंग हैं उनको तलाशने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मलबा जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रखा है। काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा इनके मलबे की जो करीबन 30 से 40 फीट मलबा है। यहाँ पर लगातार यहाँ पर मलबा हो रहा है। अब मैं सर, यहाँ पर खुदाई चल रही है। हाँ। किस मतलब कैसे रैंडमली खुदाई चल रही है या फिर आप किसी नहीं, इनका डॉग स्क्वाड है एनडीआरएफ का, उन लोग डॉग स्क्वाड आके थोड़ा सर्चिंग किया था, उसी के मुताबिक हम लोग भी थोड़ा सर्चिंग कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड आया उसके हिसाब से वहाँ पर पॉइंट्स पे करके पॉइंट दिखाया था, उसी पॉइंट को हम खोद के निकाल के सर्च कर रहे हैं। सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बाकी कुछ नीचे होगा
क्योंकि अभी कम से कम 20 फीट तो नीचे ही बोल रहे हैं। जो घर वाला भी बोला तो इसी टाइम इसी जगह पे जो पानी इकट्ठा करके आया है, और डॉग स्क्वाड भी इधर चेक किया है, उसी हिसाब से हम भी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम बॉडी को निकाल सके। आपके 3 जगह पे टीमें ये 3 जगह पे टीम है, उधर एनडीआरएफ का भी टीम लगी हुई है, एसडीआरएफ का टीम लगी हुई है, उधर जेसीबी पोखरण से भी तलाशी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये इंडियन आर्मी के जवान हैं जो यहाँ पर एनडीआरएफ के जो डॉग है उन्होंने यहाँ पे सर्च किया, उन्होंने सूंघा और उसके बाद अब उस तरीके से यहाँ पर खुदाई शुरू करी। हालांकि मलबा बहुत ज़्यादा है और उसमें दिक्कतें आ सकती है खुदाई में, लेकिन इनका सर्च ऑपरेशन इसी तरह से चल रहा है। धराली गांव से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।